नमस्कार, मैं अनुज कुमार सूर्य और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स। आज हमारे मंच पर डॉक्टर पीजी सिंह आ रहे हैं, जो झाझा एसबीआई के मुख्य प्रबंधक हैं। यदि आपको बैंकों से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या हो या कुछ और जानकारी लेना हो तो इस वीडियो को अवश्य देखें। कमला ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर स्मार्ट सर्विसेज। फॉर्मल टॉक्स के स्टूडियो में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे। आज भी हमारी जनता को बैंकिंग व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता है कि किस प्रकार का अकाउंट होता है, करंट खाता, बचत खाता। हमारी जनता को आप उसके विषय में कुछ बताइए। देखिए, बैंकिंग पद्धति जो है अपने आप में एक भास्ट है, पद्धति है। उसके बाद आजकल जो ये डिजिटल मोड में आया है तो बैंक ने भी अपने स्वरूप में बहुत बदलाव किया है और इस बदलाव के कारण अब खातों का प्रकार भी बदला है। पहले था मात्र 2 ही खाता था, एक बचत खाता, एक चालू खाता। अब उसमें से तरह तरह के खाते आ गए। बचत खाता में आ गया जैसे जनधन अकाउंट है गरीब लोगों के लिए जिसके पास पूरी केवाईसी नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री जो अभी हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लाया गया था। गुजरात में इसका इन्होंने सफल ये किया था, आयोजन किया था। उसके बाद पूरे देश में लागू किया कि आप अभी तत्काल यदि कुछ नहीं है तो आप अपने से केवाईसी वेरीफाई करके दे दीजिए कि हम इस आवास पर रहते हैं, बस उसी पर खाता खुल जाता था। लेकिन 6 महीने के बाद आपको केवाईसी अपडेट कराना पड़ता था। तो ये एक छोटा खाता था छोटे लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए नहीं, बचत जिसका कम हो, छोटा बचत वालों के लिए छोटे खाता। उससे ऊपर यदि आए तो आप बचत खाता में आइए। बचत खाता में फिर आया जैसे विद्यार्थियों के लिए पहली उड़ान आया था, एक खाता आया था, तो उसको जो है हम लोगों ने चालू किया। फिर बचत खाते में ही आया कि जैसे छोटे छोटे बच्चियां हैं तो उन लोगों के लिए जो है SSA अकाउंट, वो अकाउंट खोलने के लिए हुआ बच्चियों के लिए। उसके बाद बड़े के लिए जो है आया, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप करेंट अकाउंट खोलिए। करेंट अकाउंट में भी बहुत वेरिएंट है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मतलब जैसे आप सुविधा चाहते हैं बैंक से उस तरह की खाता आप खोल सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम छोटा हमारा व्यवसाय है तो आप जो सिंपल करेंट अकाउंट खोलिए। बड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 लाख का टर्नओवर करते हैं तो आप सिल्वर खोलाइए। यदि आप उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा खाते से पैसा दूसरे को भेजना है तो बैंक में उसका चार्ज ना लगे तो आप प्लेटिनम खुलवा लीजिए, तो उस तरह से उसमें आपको चार्ज नहीं लगेगा। इस तरह से बैंकों ने जो अपने में विकास किया। आजकल जैसे नए युग में देखते हैं कि मोबाइल का युग है। बच्चे लोग ये पसंद नहीं करते हैं कि पुराने युग का पासबुक हम अपने पॉकेट में लेकर चलें और मतलब वो पुराने ढर्रे पर चलें। वो चाहते सब कुछ हमारे 1 टच में हो, मोबाइल में हो। तो हम लोगों ने डिजिटल अकाउंट खोलने का प्रयास किया अभी योनो प्लेटफॉर्म पर, योनो SB अकाउंट। इस अकाउंट की विशेषता ये है कि आपको पासबुक की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप जो भी चीज़ चाहिए, अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चाहिए, सब कुछ उसमें मिलेगा। तो योनो अभी बहुत फेमस है और इसके लिए आपको बैंक में जा कर के कुछ लेके पहले से नहीं जाना है। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड का फोटोकॉपी ले लीजिए, मोबाइल के साथ खुद जाइए और तुरंत खाता खुलवाइए और साथ में पैसा जमा कीजिए और बस उसी दिन से आप चालू हो गए, ऑनलाइन हो गए। फिर आप जैसे चाहिए बिल पे कीजिए, मोबाइल रिचार्ज कीजिए, DTH रिचार्ज कीजिए, जो भी करना है उसमें कीजिए। ये आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा ये है और हमारी झाझा शाखा ने इसमें अभी महारत हासिल की है। इसमें अभी झाझा शाखा ने पिछले साल करीब 20,000 अकाउंट खोले हैं एक साल में, सिर्फ योनो प्लेटफॉर्म पर। अभी कुछ दिन पहले हम लोग पिछले महीने में अप्रैल में हम लोगों ने एक दिन में 108 अकाउंट सोर्स किए और 2 दिन में खोल करके लोगों को ऑनलाइन किए। इसमें सबसे ज़्यादा टीनेजर्स हैं, विद्यार्थी हैं, गांव के लोग हैं, तो वो लोग आ रहे हैं। इस तरह से इतने खाते हैं हमारे पास। केंद्र सरकार भी बहुत सारी जन कल्याणी योजनाएं चला रही है, जैसे कि किसी को पढ़ना हो तो उसके लिए लोन की व्यवस्था है, किसान के लिए लोन की व्यवस्था है, आवास बनाने के लिए लोन की व्यवस्था है। तो ये लोन लेने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार है? देखिए, ऋण लेने की प्रक्रिया बहुत ही सरल कर दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने बहुत सरल कर दिया है। अब लेकिन है क्या, जिस क्षेत्र में हम हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में, वो मिनिमम डॉक्यूमेंट तो जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपको करना पड़ेगा। जैसे आप एक सिंपल ले लीजिए, आपको घर बनाना है, घर बनाने के लिए आपको ज़मीन चाहिए। ज़मीन चाहिए तो ज़मीन अपने नाम पे होना चाहिए। अब ज़मीन अपने नाम पर हो तो उसका मोटेशन होना चाहिए। मोटेशन होने के बाद उसका रसीद कटना चाहिए।
उसके बाद आपको जो है सक्षम कार्यालय से नक्शा पास कराना है। नक्शा पास कराने के बाद आपको एस्टीमेट बनाना है। एस्टीमेट बनाने के बाद अपना आय का जो पूर्ण ये है ब्यौरा लेकर के, जैसे हुआ इनकम टैक्स रिटर्न है, आप सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरी स्लिप लेके जाइए, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाइए, इतना चीज़ लेके जाइए। और बैंक में अविलंब आजकल तो देर होता नहीं है, सब में टेट लागू है, टर्न अराउंड टाइम, माने जितना जल्दी आप बैंक में आएंगे उतना जल्दी आप लोन लेके जाएंगे। अभी कार लोन के लिए हमारे यहाँ एक आए हुए थे, जैसे कार लोन के लिए कि हमको तुरंत चाहिए। हमने कहा कि आप तुरंत चाहिए तो कौन सा कार लेंगे, पहले ये डिसाइड कीजिए, उसका कोटेशन लाइए, बाकी आप सर्विस में हैं तो आपका सब कुछ है हमारे पास। तो उन्होंने कोटेशन फिर ऑनलाइन मंगा करके दिया और उसी दिन सेम डे हम लोगों ने उनको 10 लाख का चेक दिया उनको। तो ये भी सुविधाएं, प्लस बच्चों के लिए जो है शिक्षा योजना है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें शिक्षा योजना में है कि जिस जिस पढ़ाई के लिए चाहिए बस उसी पढ़ाई के लिए मिलेगा। आप चाहिएगा सिंपल किसी के कोर्स के लिए कि ले लें तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जॉब ओरिएंटेड ही जो होगा कोर्स उसी के लिए बैंक लोन देगी, तो उसके लिए आपको लोन दी जाएगी। अब है किसानों के लिए, आपने पूछा अभी, किसानों के लिए सबसे बहुत अच्छा जो है प्रोडक्ट वो केसीसी है। केसीसी में अभी क्या है कि आपके नाम पर ज़मीन हो, नहीं आपके नाम पर है तो कम से कम रसीद आपके नाम पर हो, या फिर फैमिली ट्री एक बनवा लीजिए। यदि आपके नाम पर यहाँ पर बहुतों का है, दादा का है, बंटवारा नहीं हुआ है, तो एक फैमिली ट्री बनवा करके अपने हिस्से का ज़मीन ब्लॉक से आप शो करवा करके आप लेके आइए। अभी तो हम लोगों ने, आपको विश्वास नहीं होगा कि घर घर जा करके 125 केसीसी लोन हम लोग पिछले 4-5 महीने में किया है लोगों को। और उन लोगों को ये पता नहीं था कि मेरा लोन हुआ है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो उसके खाते में 2000 रुपया की जो राशि आती है, सम्मान राशि, तो जिन जिन खातों में आता था, वो मेरे यहाँ जिसका खाता था, उन लोगों को बुला करके घर जा करके, मेरे यहाँ एक स्टाफ हैं, FOS हैं दिलीप कुमार, उनको घर घर भेज करके, प्लस एक मनोज कुमार भी हैं हमारे यहाँ सहायक हैं, उनके द्वारा, चूँकि वो लोकल है तो उनके द्वारा भी लोगों को जानकारी दे करके उन लोगों को हमने बुला करके केसीसी लोन दिया। हाँ, यहाँ एक चीज़ क्या किया हमने कि डायरेक्ट जो आया है उसको लोन दिया है, बिचौलिया को समाप्त कर दिया है। क्या है कि यहाँ पर बिचौलिए बहुत थे, जिस कारण ऋण का पूरा राशि कस्टमर जो हमारे ऋणी हैं उन तक नहीं पहुँच पाता था। ये हम लोगों ने इंश्योर किया है कि ऋणी को पूरा राशि मिले और वैसे ही लोग आएँ और डायरेक्ट आएँ, तो वो बहुत अच्छा है। प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी हम लोग ऋण दे रहे हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने GST का फॉर्म मैंने ले चुका है और खाता अपना ठीक ठाक से चला रहा है, उन लोगों को व्यवसाय करने के लिए छोटे से लेकर के बड़े लोगों को तक का हमने अभी, विश्वास करेंगे, 25,000 से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन हम लोग पिछले साल व्यवसायियों को दिया है। और सारे अकाउंट अच्छे चल रहे हैं, कहीं कोई स्ट्रेस में नहीं है। तो इस तरह से सब जगह बिचौलिया समाप्त है झाझा में, इसलिए बढ़िया से लोन हो रहा है। आपके माध्यम से भी कहेंगे, यदि किसी को लेना है ऋण, किसी भी प्रकार की ऋण लेना हो तो आप बैंक में डायरेक्ट मिलें। शिक्षकों के लिए जो कि आजकल 5 बजे तक उनकी ड्यूटी होती है, तो हमने उनके लिए बैंक को 5 बजे के बाद भी खोल रखा है कि आप 5 बजे के बाद भी आएँ और आप ऋण लेके जाएँ, ताकि आपको वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हो। और हमसे जो सेवा हो सकता है हम लोग करते हैं। अभी जो नए BPSC जो शिक्षक लोग आए, हम लोगों ने एक दिन में 5 बजे 40 शिक्षक आए, 4:30 बजे हमारे पास, कि सर आज खाता नहीं खुलेगा तो कल ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अब बताएं, हमने पूरा बैंक का 3 काउंटर चालू कर दिया और हमने कहा कि देर होगी लेकिन आप लोग बैठिए, हमने खोलेंगे। और रात 8 बजे तक सबका खाता खोल के सबको पासबुक दिया। झाझा ब्रांच की उपलब्धि है। आप झाझा में कितने दिनों से पोस्टेड हैं? झाझा में हम करीब 8 महीने से हैं। पिछले 31 अगस्त में आए हैं और प्रभार भी उसी दिन से हमको मिल गया। तो 31 अगस्त 2023 से हम यहाँ पर पोस्टेड हैं। तो झाझा के ग्राहकों का आपको स्वभाव कैसा लगा? झाझा आपको कैसा लग रहा है? नहीं, तो सौभाग्यशाली हैं हम, ठीक है ना, कि झाझा में आकर के बड़ा खुशी महसूस हुआ। और कस्टमर इतने यहाँ पर घुल मिल जाते हैं कि लगता ही नहीं है कि मतलब घर से बाहर हैं। अच्छा, लोगों को काम करने में, लोगों को जो यहाँ पर समस्या है वो समस्या थोड़ा विचित्र टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाता जो है वो CSP से लिंक्ड है। उनके खातों में वो उनका लिमिट 10,000 है एक महीना में ट्रांजैक्शन का।
अच्छा, 10,000 आज से 5 साल पहले था उनकी आमदनी, आज उनकी आमदनी बढ़ करके 15,000, 20,000, 40,000 टका महीना हो गया। तो खाता में आ जाता है लेकिन वो निकाल नहीं पाते हैं। लेकिन चूंकि जनधन अकाउंट है उसमें 10,000 से ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो फिर बैंक में ऊपर लेवल तक बात को इसको स्केलेट किया गया, तब फिर वहाँ से उन लोगों ने इस समस्या को समझा और उन लोगों ने एक SBOD करके एक प्रोडक्ट कोड दिया जिसमें 10,000 से ऊपर निकालने का प्रावधान है। फिर हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में टाइम बहुत लग जाता है। फुल KYC चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए। तो जो लोग लाते हैं उन लोगों को करके हम लोग ये सेवा देते हैं। आमदनी लेकिन लोगों का बढ़ा है। लोग ये नहीं कर सकते हैं, खातों के माध्यम से देखते हैं कि लोग बहुत गरीब हैं, ऐसा नहीं है। अब आमदनी बहुत बढ़ा है लोगों में, क्योंकि शाखा का जो स्ट्रेंथ है डिपॉजिट का, उससे भी ये पता चलता है। NPA क्या है? यदि कोई व्यक्ति लोन लेता है और लोन को चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो जो बैंक है एक लोक अदालत के द्वारा जनता के साथ समझौता करती है। ये सेटलमेंट किस आधार पर होता है? जो मूलधन है उस पर, या चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता है, या ब्याज जुड़ता है उस पर? देखिए, पहले ये जानिए कि NPA क्या है। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। हम जो लोन देते हैं वो परफॉर्मिंग एसेट होता है, उससे ब्याज कमाते हैं। ब्याज हमको मिलता है और यदि उसका EMI जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो चुकाता रहता है तो वो NPA नहीं होता। 3 माह तक यदि लगातार वो खाते में उसका EMI नहीं आएगा तो खाता NPA में क्लासिफाइड हो जाएगा। उसके पहले SMA 1, SMA 2, SMA 3 आता है, तो उसमें हम लोग नोटिस देते हैं, उनको जागृत करते हैं, भाई देखिए आपका खाता जो है वो ख़राब हो रहा है, आप जागिए, इसमें नहीं जमा करेंगे तो जैसे ही NPA होगा आपके ऊपर लीगल एक्शन चालू हो जाएगा। आप नहीं देंगे एज पर एग्रीमेंट जो आपने किया है, 3 माह तक नहीं देंगे तो बैंक का जो है वो SMA हो जाए, NPA हो जाएगा। तब सबसे पहले हम आपको एक डिमांड नोटिस दे देंगे। अब उसमें भी नहीं जमा करेंगे तब हम लीगल नोटिस देंगे, वहाँ भी नहीं जमा करेंगे तब हम कोर्ट में जा कर के आपके अगेंस्ट रेवेन्यू केस करेंगे। इतना होने के बाद तब हम उसको जो है अकाउंट को, जब हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, उससे आमदनी बंद हो जाती है, तब हम क्या करते हैं उसको राइट ऑफ कराते हैं। तो अपने ऊपर वाले अधिकारी के पास हम पुट अप करते हैं कि सर इसमें आने का कोई चांस नहीं है और ये जो हैं देने में असमर्थ हैं या किसी कारण से या विलफुल डिफॉल्टर हैं, तब वो उसको हमको परमिशन देते हैं रिकॉल एसिड में ट्रांसफ़र करने का। फिर 1 साल तक हम वहाँ रख करके हम वेट करते हैं कि पैसा आए, उसके बाद भी नहीं देते हैं तो हम रिटर्न ऑफ में उसका प्रक्रिया करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने के बाद लोक अदालत में जाने के लिए NPA से ही वो एलिजिबल हो जाता है, लेकिन NPA खाते में आपको छूट उस स्तर का नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? यदि आपका जैसे किसी में आप सिक्योरिटी दिए हुए हैं तब तो फिर लोक अदालत में जाएंगे नहीं। अब हाउस लोन है, हाउस लोन में आपका घर सिक्योरिटी में है तो हम तो नहीं जाएंगे ना, हम तो फिर घर बेचने की प्रक्रिया से प्रारंभ करेंगे। तो घर बेच करके हम पूरा पैसा लेंगे, हम क्यों आ जाएंगे उसमें सेटलमेंट में, है कि नहीं? ट्रैक्टर लोन है, यदि ट्रैक्टर है पहले हम ट्रैक्टर बेचने का प्रयास करेंगे, ठीक है? ट्रैक्टर बेच करके यदि कुछ बच जाएगा तब हम उसके ऊपर रेवेन्यू केस करेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से वहाँ पर देखिए दोनों चीज़ होता है। जो मेरा एकदम डूबा हुआ खाता है, जो बहुत दिन पहले NPA हुआ, राइट ऑफ हो गया, क्या कहते हैं, अकाल मृत्यु महामारी के चलते, बाढ़ के चलते यदि वो नहीं दे पाया और बहुत पहले यदि रिटर्न ऑफ हो गया है, औखा में चला गया, तो वहाँ पर हम लोग जो हैं ब्याज छोड़ देते हैं। मूलधन में भी कुछ छोड़ने का प्रावधान यदि RBI परमिट करता है तो कभी भी मूलधन में भी छोड़ते हैं, लेकिन जनरली जहाँ पर सिक्योरिटी रहता है वहाँ पर हम ब्याज भी नहीं छोड़ते हैं, पूरा लेते हैं। जनता जो बैंक विजिट करती है तो कुछ जनता ऐसी भी होती है जो शिक्षित नहीं है, फॉर्म भरने में एलिजिबल नहीं है, तो क्या आपके बैंक में ऐसा कोई काउंटर है जहाँ पे उसको सहयोग किया जाए? क्योंकि जनता का एक शिकायत रहता है कि जब हम बैंक कर्मी से पूछने जाते हैं या जानकारी लेने जाते हैं तो उनका व्यवहार थोड़ा रूड होता है जनता के प्रति, ग्राहकों के प्रति। नहीं, देखिए व्यवहार रूड नहीं होता है, समझे ना? स्टेट बैंक आप झाझा में जाके देखिए, पूरे बैंकों का मुआयने कर लीजिए, जितना सारे बैंकों को मिलाकर कस्टमर उसके पास नहीं आता है पर डे, उससे डबल या ट्रिपल का ही मेरे यहाँ आता है, ठीक है ना? स्टाफ स्ट्रेंथ वही है, ठीक है? प्लस क्या होता है, काउंटर थोड़ा ऊंचा है तो थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ता है। पंखा का आवाज़ इतना है सनसनाता है कि आप सुन नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा जोर से बोलते हैं। अच्छा, लड़की है काउंटर पे
तो उसका आवाज़ आप सुन नहीं पाते तो जोर से बोलते हैं, उसको रूड नहीं कहिए। वो आपको सुनाने के लिए वहाँ तक आपके कान तक आवाज़ जाए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं कि आप समझ जाए। और रही बात की किसी को परेशान करने की बात, तो हम लोग परेशान नहीं करते। हम लोग तो कस्टमर, हमारा अतिथि देवो भव है। हमारे यहाँ जितने कस्टमर आएंगे तो मेरे सौभाग्य की बात है। आपको बताएं, कल परसों हम कुछ अपना एक फॉर्म भर रहे थे, तब हमने देखा कि झाझा में सेविंग बैंक अकाउंट 1,68,000 है। आप अंदाज कर लीजिए कि पूरे जमुई जिला में मिलाकर के इतना अकाउंट किसी बैंक में नहीं होगा जितना सिर्फ झाझा में है। 1,68,000 अकाउंट है। तो आप सोचिए कि यदि हर महीना पूरा आदमी यदि विजिट करेगा तो हमारा तो क्या होगा हाल। तो सीएसपी के माध्यम से हम सेवा देते हैं और 40 सीएसपी मेरे यहाँ काम करते हैं जो अपने अपने सर्विस पॉइंट पर काम करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग सेवा देते हैं उनको। सोचिए, जब कैश की किल्लत थी फिर भी हमने वहाँ पर कैश मुहैया कराया ताकि वहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। इसलिए हम लोग किसी को परेशान नहीं करते हैं, बल्कि आप एक कि हम ही खुद परेशान रहते हैं कि कस्टमर का काम कैसे हो, सिस्टम में कैसे हम उसको सेट कर पाएँ और उसको करके हम उसको निवृत्त कर सकें। केवाईसी के लिए आता है, देखिए हम एक ही स्टाफ उसमें स्पेयर कर पाते हैं, मनोज कुमार को। और मनोज कुमार जितना केवाईसी एक दिन में करता है, मेरा दावा है पूरे जमुई जिला में कोई बैंक नहीं कर पाता होगा। सब मिला के उतना कोई मैंने अटेंड नहीं कर पाता होगा। ये हमारे यहाँ की है। अब उसमें वहाँ काउंटर पर थोड़ा सा बोलने में कभी जोर से बोलना पड़ता है ताकि दूर में जो लाइन में खड़े हैं वो सुन लें, और नहीं तो ऐसे नहीं, उदंडता मेरे यहाँ नहीं होती है। SBI पे बहुत सारे मीम्स बनते हैं, मजाकिया रील्स की। अभी लंच का टाइम है, बाद में आओ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कल आओ, परसों आओ, ऐसा मीम्स बहुत ज़्यादा वायरल होता है। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, काउंटर पर एक साथ देखिए सब आदमी काउंटर से नहीं जाता है जी। मेरे यहाँ है कि आधे लोग काउंटर से जाते हैं खाने के लिए, जब वो आ जाते हैं तब आधे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रक्रिया है, काउंटर को अटेंडेंट नहीं रखते हैं। अब है कि जो जिस लाइन में खड़ा है वो उस लाइन को छोड़ के दूसरे में जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके लिए तो कहेगा ही वो लोग ऐसा। भाई जब वो लाइन लंच करने के लिए सब्जी में जाता है तो दूसरा लाइन जो चल रहा है आप उसमें जाकर के सेवा ले लीजिए, फिर वो आ जाएं, आपका लाइन है तो आप उसमें जाके ले लीजिए। और इतना लोगों को इंटरटेन डेली मेरे यहाँ कम से कम 1,000 आदमी को इंटरटेन किया जाता है इतने कम स्टाफ में। कभी आप आइएगा शाखा में तो दिखाएंगे रिकॉर्ड हमारा, नॉट लेस देन 1,000 कस्टमर्स की डेली हम लोग इंटरटेन करते हैं। उतना फुटफॉल है मेरे यहाँ डेली का, 1,000 फुटफॉल। उतने लोगों को सेवा मात्र 4-5 एम्प्लॉय दे करके देते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मजाक तो सब जगह होता है कि काम नहीं करेंगे फेंक देंगे, ऐसा नहीं है, वो सब नहीं होता है। यदि उस तरह से आप व्यवस्था को देख लीजिए, व्यवस्था को पहले समझिए कि 4 काउंटर है जिसमें 2 जाएंगे 2 रहेंगे, ठीक है। तो 2 जब जाता है तो बाकी 2 काउंटर चालू है तो वहाँ लीजिए, लेकिन लोग है कि नहीं हम इसी काउंटर से लेंगे तो आपको देर होगी। तो ऐसी स्थिति में तो हम लोग पकड़ के ले जाते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं उनको ले जाते हैं, आप यहाँ मत खड़ा रहिए, चलिए आप ले लीजिए। मैं तो दिन में कम से कम 20 बार अपने हॉल में घूमता हूँ और ऐसे लोगों को देखता हूँ जो शारीरिक रूप से विकलांग है या थोड़े से सीनियर सिटीजन है जो सक्षम नहीं खड़ा होने में, तो उन लोगों को वहीं पैसा मंगा करके देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नीचे से ऊपर नहीं आ पाते हैं, तो हम वहाँ पर अपना कस्टमर अपना स्टाफ को भेज करके वहाँ भी देना हम सुनिश्चित करते हैं। लेकिन बिहार में किसी तरह की उद्दंडता हमें न पसंद है, न हमारे चरित्र, स्टेट बैंक के चरित्र में नहीं है ये। अभी साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ चुका है। जनता के पास एक कॉल आता है, एक OTP आती है, अगर वो शेयर कर देती है जनता तो सारा बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है तुरंत चल जाता है हैकर के पास। तो जनता को जागरूक करने के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे फार्मर टॉक्स की टीम? देखिए, पब्लिक को हम इतने बोलते हैं कि आप किसी के झांसे में नहीं आए। हम यहाँ आए हैं तो लोगों को इतना ही बोलते हैं, हमें यदि किसी चीज़ की ज़रूरत होगी एज ए बैंकर, एज बैंक में आपके अकाउंट से रिलेटेड, तो हम यही कहते हैं कि आप सीधे बैंक में आइए। आप किसी को व्हाट्सएप से या कॉल से किसी को कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजें, आप सीधा बैंक में आइए। बैंक में कौन आपको बुला रहा है, जैसे हम साइबर क्राइम का रहता है, कोई फंस गया मामला, तो हम बोलते हैं कि आप सीधे चीफ मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के चैम्बर में आइए और उनसे मिलकर के आप बात कीजिए, आप कहीं और मत जाइए।
तो अभी अभी सालों बीवी करके एक थी, आपकी इधर की हैं, तो उनके अकाउंट में उसके हस्बैंड कमाते हैं दिल्ली में, वो पोचारा का काम करते हैं, रंग पेंट का, वो उसके खाते में 3 लाख रुपया भेज दिया। अब ऑनलाइन भेजा तो उनको लगा कि जो ये साइबर क्राइम का पैसा है, तो बैंक वेरीफाई किया। तो हमने जैसे उनको कॉल किया तो लोग को हमने कहा, तो वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहा था। लास्ट में फ़ोन उठाया तो इतना ही बोले कि आप जो भी है बैंक में आइए, सीधा बैंक में आकर के हमसे बात कीजिए, KYC देना है आपको, तभी आपका खाता का होल्ड हटेगा। तो आधार पैन लेकर के सीधे वो मेरे पास आई। अब ये नहीं कह सकते ग्रामीण महिला है तो मतलब जानकार नहीं है, उसको जितना बताए गाइड किए वैसे ही हिसाब से की, आई सब किए, उसके बाद खाता का होल्ड हटा दिए, खाता में KYC कर दिए और पैसा लेकर के वो घर गए, घर बना रही है वो, और 1.5 लाख रुपया बोली सर आज चाहिए, तो तुरंत हमने दिया। तो लोगों की जागरूकता ये है कि आप किसी के झांसे में नहीं आए, कोई ऐसे कॉल को इंटरटेन नहीं करें जो कि आपके +91 से इतर हो। जनरली आपका इंडिया का कोड जो है +91 है, तो इससे यदि कोई दूसरा आता है फ़ोन तो आप इसको कभी इंटरटेन नहीं करें। आपको मैसेज आता है कि SBI में इस पर आप क्लिक करके आप भेज दें, किसी चीज़ को ऐसे नहीं छुएं। आपको शंका है आप बैंक में आएँ, बैंक में भीड़ है हमारे यहाँ, आप सीधे चीफ मैनेजर से मिलिए, ब्रांच मैनेजर से मिलिए, 2 फील्ड ऑफिसर है, हम लोग सब लोग बताएंगे। दूसरी बात, हम एकदम बहुत अच्छे भाषा में लोगों को बताते हैं, अपने बैंक अकाउंट के बारे में, अपने पासबुक की कोई भी जानकारी आप किसी को न दें। अपने हमने बताते देहाती भाषा में पूछा, अपने बाप को भी नहीं बताएं, बाकी तो दूर रहे, किसी को न बताएं आप, क्योंकि ये खाता आपका है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कुछ गड़बड़ होगा तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। यदि कहीं गड़बड़ खाता में कोई गलत पैसा आ गया तो जेल जाने की नौबत होगी तो आप जाएंगे, इसलिए आप किसी को न बताएं, और किसी को आधार पेन मुफ्त में न दें, ऐसे ही मत दे दें। कहीं यदि फ़ोटो स्टेट कराने जाते हैं, जितना कॉपी कराए हैं उतना कॉपी आप लीजिए, यदि कोई कॉपी आपका ख़राब हो गया है तो वहाँ मत छोड़िए, उसको कहिए तो फाड़ दे, या उसको आप स्वयं लेकर के जाएँ, वहाँ पर छोड़ना खतरा है बिल्कुल। आप रिचार्ज करने जाते हैं, मोबाइल नंबर मत लिखवाइए वहाँ, आपको रिचार्ज करना है ना, मैं अपने कागज़ पर देता हूँ, आप रिचार्ज कर दो, आप मोबाइल नंबर लिख देते हैं, वो घपला का कारण होता है, फिर कहेगा बैंक दोषी है। बैंक इसमें कहीं दोषी नहीं है, आप सिर्फ जागरूक होइए, अपने से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है कभी दूसरे को मत दीजिए, किसी भी कीमत पे नहीं दीजिए, बस देखिए साइबर क्राइम रुक जाएगा। मेरे आने के पहले यहाँ हर रोज़ करीब करीब देखते थे 150 अकाउंट पेंडिंग था साइबर क्राइम का, और आज मेरे यहाँ पर मुश्किल से महीना में 1-2 केस आता है, वो भी बाहर का, ज़्यादा के लोगों का नहीं आता है। इतने लोगों को इतने महीने में हमने जागरूक किया है, आपके डिजिटल मीडिया के माध्यम से, प्लस बैंक में मीटिंग करके हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने का बहुत प्रयास किया है, और सफलता भी मिली है। लोग समझते हैं, लोगों को एक बार यदि हम बोल देते हैं कि आप नहीं देना है किसी को, तो वो नहीं देंगे, आप मांग के देख लीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा। प्लस कितनों भीड़ रहे, हम यदि कहेंगे कि 10 मिनट आप रुक जाइए, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, तो लोग शांति से सब लोग जहाँ हैं वहीं पर बैठ जाएंगे। लेकिन हाँ, तब फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब मेरा सिस्टम ठीक हो जाए तो उनके पूरी काम समय पे करके दें और समय पे उनको घर भेजें। हमारी जनता जानना चाहेगी सर कि आपका जो यहाँ तक का सफ़र रहा बैंक प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक बनने तक का, उसमें कितना संघर्ष रहा, आप अपने संघर्ष को थोड़ा साझा करें हमारे। संघर्ष की बात जो है ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाती है कि देहात में थे, वो ग्रामीण स्कूल में थे, नीचे धरती पर बैठ करके, बोरा पर बैठ करके पढ़ाई हम लोगों ने स्टार्ट की, और वहाँ से पढ़ते पढ़ते फिर एक भवनगुआ हाई स्कूल था जी, वहाँ भी गए। नदी पार करके जाना पड़ता था, 11 किलोमीटर दूर था, 5 किलोमीटर पैदल चल के बस चढ़ते थे, वहाँ से फिर 4 किलोमीटर जाते थे, और वहाँ पर मैट्रिक पास किए। फिर इंटर के लिए देवघर आए। देवघर में आने के बाद हम लोग के पास, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में थे और कोई साधन नहीं था, और वहाँ पर रहना देवघर में खर्चीला था, तो हमने ट्यूशन शुरू किया, और ट्यूशन शौक़ से शुरू किया था। बाद में वो ट्यूशन जो है हमारे मतलब क्या कहिएगा, अपना वहाँ पर रहने का एक साधन बना, और उसी के माध्यम से जो नॉलेज बढ़ा ट्यूशन पढ़ा करके, उस ट्यूशन की बदौलत हमने देवघर में ज़मीन भी खरीदा, घर बनाए, और उसी ट्यूशन के बदौलत पढ़ लिख करके और आज बैंक में हैं।
बैंक में डिफरेंट हमने शुरुआत किया था बैंक की नौकरी चाइना बॉर्डर से, उत्तराखंड से, वहाँ से होते होते फिर चूँकि बिहार के थे तो ट्रांसफ़र में यहाँ आए, फिर प्रमोशन हुआ, मधेपुरा भी रहे, बहुत अच्छा लगा, फिर रांची रहे और अंततः चीफ मैनेजर बन करके यहाँ पर हम 8 महीना से हैं। तो हम कहेंगे कि माने कोई भी रास्ता कम नहीं होता है, आप सिर्फ मंजिल तय कीजिए और रास्ते पर निकल चलिए। गार्जियन पैसा नहीं देता है, आप सक्षम हैं, आप ट्यूशन पढ़ाइए, कुछ और काम कीजिए। आपके यदि आप लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं तो उसमें कोई भी बाधा नहीं बन पाएगा। वो लक्ष्य को प्राप्त करने में मनोबल होना चाहिए, कोई भी रोड़ा नहीं आ सकता है, आप निश्चित सफल होंगे। अभी क्रिप्टो करेंसी की काफ़ी चर्चा है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। इसका करेंसी का ट्रांजैक्शन बैंक वेरीफाई नहीं करता है। जहाँ बैंक वेरीफाई नहीं करता है वहाँ तो आप समझ सकते हैं जी। तो ये हमारे हिसाब से बहुत ही जोखिम भरा है। और कितने लोग आप बिटकॉइन के बारे में सुने होंगे, उसी का एक पार्ट है। बिटकॉइन के माध्यम से कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं। आप हमारे आरबीआई के द्वारा ई-रुपये चलाया गया है, आप उसको डिजिटल के रूप में इस्तेमाल कीजिए ना, वो सबसे सुरक्षित है। हमारे देश में जो भी चीज़ है आप देखिए वो सबसे सुरक्षित। हमारा योनो प्लेटफॉर्म सबसे सुरक्षित है, हमारा ई-रुपये बहुत सुरक्षित है। आरबीआई के द्वारा जो समय समय पर दिशा निर्देश दिया जाता है आप उसका अनुपालन कीजिए। वो आप तुरंत करोड़पति बनने के फेर में नहीं बननी पड़ेगी। कोई भी आप संघर्ष करके मेहनत करके ही आप ऊपर बढ़ सकते हैं। अचानक आप करोड़पति, आप यदि देखिए जो चीज़ जितना जल्दी गर्म होगा उतना ही जल्दी ठंडा होगा। तो जितना जल्दी आप ऊंचा जाने का प्रयास करें उतना ही जल्दी नीचे गिरेंगे। तो आप क्यों उतना प्रयास करेंगे कि जो है सपना देखते हैं कि हम तुरंत करोड़पति बन जाएं। आप धीरे धीरे संघर्ष करके लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप बढ़िए ना। भारतीय मुद्रा बहुत सशक्त मुद्रा है, आप इसको अपनाइए। कहीं जोखिम नहीं है, कोई खतरा नहीं है, आपको सब जगह सफलता मिलेगी। तो क्रिप्टो करेंसी में बहुत लोगों को फंसते हुए देखे हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि ये सब चीज़ के बारे में जो हमारे देश का प्रोडक्ट नहीं है इसमें न फंसें आप लोग। और बस भारतीय मुद्रा आरबीआई द्वारा ई मुद्रा चालू किया है, ये भी डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है, आप इसको अपनाएं और बस आनंद लें और ज़िंदगी में खूब भरपूर जो है सफलता प्राप्त करें। आपने भारतीय मुद्रा की बात की। भारतीय मुद्रा की जब तुलना की जाती है डॉलर के साथ तो डॉलर की जो वैल्यू होती है भारतीय मुद्रा से अधिक होती है। जो ये आकलन किया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, किसी भी देश की मुद्रा जो होती है ना, उस देश की पूरा जीडीपी, अर्थव्यवस्था, उसके पीछे जो तरलता है, तरलता मतलब लिक्विड गोल्ड में जैसे रखते हैं, उस पर निर्भर करता है। आप देखिए धीरे धीरे हमारे देश की भी आर्थिक व्यवस्था, मुद्रा का दाम जो है मजबूत हो रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ रही है। और कुछ दिन बाद देखिएगा डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया और मजबूत होगा। वो मजबूत इसलिए है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था से मजबूत है, उसका जीडीपी हमसे ज़्यादा है, इसीलिए वो मजबूत है। जिस दिन हमारी व्यवस्था वहाँ पर पहुँच जाएगी हमारा रुपया भी मजबूत होगा। अभी झाझा जैसे छोटे शहर में प्राइवेट बैंक जो जनता को लोन प्रोवाइड कराती है, पहले तो वो घर घर जाके लोन देती है, उसके बाद जब लोन वापस लेने की प्रक्रिया, जब उसको वसूलने का प्रक्रिया चालू होता है तो उनका तरीका बहुत रूड होता है। अगर जनता असमर्थ भी है देने में तो बहुत रूड तरीके से वो प्रस्तुत करती है, मतलब वहाँ पे आती है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। तो आप इससे किस नज़रिए से देखते हैं, ये सही है? देखिए, हमारी सरकार ने 1969 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इसी चीज़ों से लोगों को बचाने के लिए। उस समय महाजन हुआ करते थे जी। आज महाजन तो समाप्त हो गया, लेकिन छोटे छोटे जो बैंकर आए हुए हैं, मार्केट में आए हुए हैं, ये सब फाइनेंसर, बैंकर नहीं किए फाइनेंसर, ये लोग गलत तरीके से देते हैं और जाल में फंसा करके आपको पैसे देते हैं, आप लोभ में फंस जाते हैं और फिर चुकाने के समय में वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। आप ऐसे लोगों के चंगुल में न फंसें। आपके पास बहुत सारे बैंक हैं, आपके बहुत ऑप्शन है, ग्रामीण बैंक है, स्टेट बैंक है, पर बहुत बैंक हैं। आपको जहाँ अकाउंट है आप वहाँ जा कर के मिलें, उसका लाभ लीजिए। क्यों इस सब चंगुल में फंसते हैं? जी। ठीक है, बैंक की प्रक्रिया कुछ ऐसी है जिसको पूरा करने में हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह लग जाए, तो आप उस प्रक्रिया को पूरा कीजिए।
जनता प्लस आप लोग डिजिटल मीडिया हमेशा लोगों को समझाते रहता है कि ये प्रक्रिया है, आप ये सब प्रक्रिया करके रखिए, कब ज़रूरत पड़ जाए। हमारे यहाँ जैसे लोग आते हैं तो खाता खुलवाना, हम कहते हैं आप चेकबुक भी लीजिए, कब आपको 5 लाख रुपया ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ जाए, NEFT करना ज़रूरत पड़ जाए, उस समय आप असमर्थ होंगे और हम भी सेवा नहीं दे पाएंगे। तो अभी से ही उनको हम तैयार करते हैं। जिस दिन मेरे यहाँ खाता खोलते हैं उनको चेकबुक, पासबुक और ATM कार्ड सब चीज़ करते हैं, साथ ही साथ लीजिए। तो लोगों को इतना चीज़ जब प्रोवाइड करने के लिए हम तत्पर हैं तो क्यों फंसते हैं आप? नहीं फंसिए। सर मैं चाहूँगा कि अपना कुछ सुविचार आप इस पर लिखें। थैंक यू। आपसे बात कर काफ़ी अच्छा लगा सर। आपने अपना जो बहुमूल्य समय हमें दिया और अपने अनुभवों को जो फॉर्मल टॉक्स के मंच के साथ साझा किया, इसके तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही जहाँ को आगे बढ़ाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।